नमस्कार दोस्तों। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, जैसे इम्यूनिटी के और कॉमन ह्यूमन डिजीजेस। ये जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे नीट में या एआईपीएमटी में, वो सारे क्वेश्चन हमने लगभग देख लिए हैं। अब हम जो आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं या जिस टॉपिक के क्वेश्चन देख रहे हैं वो है कैंसर एंड एड्स। ये सभी लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो डिजीज हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, उसका अर्ली डिटेक्शन या सबसे पहले अगर हम उसे डायग्नोसिस करना चाहें तो कौन सी टेक्निक है जो बेस्ट है। तो इसमें पहला है वेस्टर्न ब्लोटिंग, सेकंड है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक, थर्ड है एलाइजा और फोर्थ है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे आपने एचआईवी या एड्स इन्फेक्शन के बारे में सुना होगा। एड्स बीमारी होती है, इसको अगर हम सबसे पहले टेस्ट करना चाहें कि है या नहीं है, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है या प्राइमरी टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलाइजा करते हैं। एलाइजा एक बिल्कुल बेसिक टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन आ जाता है, पॉजिटिव टेस्ट आता है एलाइजा का, तो फिर अपन वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं। और वेस्टर्न ब्लोटिंग जो प्रोटीन या एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, उसके बाद हम आगे टेस्ट करते हैं किसका, इसमें अगर ये कन्फर्म होता है तो हम पीसीआर भी कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। तो ये मतलब ये एक सीक्वेंस होती है। तो ये एलाइजा टेस्ट होता है, ये तीन प्रकार का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। ठीक है, ये मैंने क्लासेस में बता रखा, प्लेलिस्ट में आप देख लेना एड्स के बारे में। तो इसी तरह कोई भी बीमारी है, जैसे हिपेटाइटिस है या और कोई बीमारी, तो उसमें हम सबसे पहले उसकी प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए सबसे सिंपल जो तरीका है वो है एलाइजा। जल्दी हो जाता है और इसमें अगर पॉजिटिव आता हो तो फिर हम दूसरी टेक्निक पे जाते हैं। जैसे वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है, ये हम प्रोटीन के लिए होता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए होता है, प्रोटीन टेस्ट के लिए। प्रोटीन एंटीजन भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है। ठीक है, तो उनके टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं। सदर्न ब्लोटिंग होता है, ये डीएनए के लिए होता है। एक नदर्न ब्लोटिंग होता है, वो आरएनए के लिए होता है। ये ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डीएनए के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा वो एलाइजा टेक्निक होगी, जो बिल्कुल मतलब अर्ली डिटेक्शन में काम आती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के संबंध में कैंसर सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बस तुम्हें ये क्वेश्चन में ये चीज़ देखनी होती है, ये कई बार आता सही है, कई बार होता सही नहीं है, ट्रू और नॉट ट्रू। तो इसको ढंग से पढ़ना है। हम क्या होता है, कई बार इसमें नॉट ट्रू पूछा और हम ट्रू का आंसर सही कराते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, म्यूटेशंस डेस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर, म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सीलरेट द सेल साइकिल। ये चार स्टेटमेंट है, हमें इसमें से सही नहीं है या गलत है ना, रॉन्ग कौन सा है वो हमें चेक करना है। देखो लास्ट में जाते हैं, म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सीलरेट द सेल साइकिल। ठीक है, सही बात है। प्रोटोन के जीन होते हैं, ये रेगुलेटर्स होते हैं, और ये जब इनमें म्यूटेशन हो जाएगा, प्रोटोन के जीन में म्यूटेशन होता है, तब क्या होता है, ये ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है। ऑन्कोजीन वे जीन होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। ऑन्कोजीन एक्टिव हो जाएगा, प्रोटोन के जीन इनएक्टिव स्टेज है और ऑन्कोजीन एक्टिव स्टेज है, ये कैंसर कोज करेगा। सेल साइकिल को एक्सीलरेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इनएक्टिव है। प्रोटॉन की जीन क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है, ऑन्कोजीन एक्टिव होती है। मतलब प्रोटॉन की जीन काम नहीं कर रहा, ये काम करेगा। मतलब ये म्यूटेशन किस प्रकार का म्यूटेशन है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ये ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा,
म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज। अब टीलोमेरेज क्या होता है? टीलोमेरेज टीलोमेरिक एंड का रेप्लिकेशन करता है। ये पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। किसका रेप्लिकेशन करता है? टीलोमेरिक एंड। डीएनए के जो एंड होते हैं उनको बोलते हैं टीलोमेरिक एंड्स, उनका रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता। टीलोमेरेज जो इनहिबिटर है उनको डिस्ट्रॉय करता है, ध्यान रखना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है। फोर्थ सही है। अब म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल सही है। सेल कंट्रोल जो आप बोल सकते हैं सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म है उसे इनएक्टिवेट करता है। कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अनकंट्रोल सेल साइकिल हो जाएगी तो आगे इसे बोलते हैं हम कैंसर हो जाता है। सेल कैंसर का मतलब डिफाइन करें हम तो अनकंट्रोल या अनियमित सेल प्रोलिफरेशन होता है ना। तो इसमें सही मतलब अगर गलत ऑप्शन देखें हम तो वो है सी, और आंसर क्या हो गया इसका? सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखो आप, HIV इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपने HIV का एक डायग्राम देखा होगा इस तरह से, और उसमें आपने ऐसे बाहर स्पाइक प्रोटीन होती है GP120 GP41। ठीक है, तो एनवलप होता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ इसके अंदर इस तरह से एक साइकिल, एक प्रोटीन कवरिंग और होगी, और उसके अंदर इस तरह से दो RNA मोलिक्यूल होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि सिंगल स्टैंड RNA कितने होते हैं? दो होते हैं। दूसरा है कि टू आइडेंटिकल मोलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंड RNA एंड टू मोलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ, इसमें दो मोलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होते हैं। इसके बाद एक मिनट दोस्तों। हाँ, इसके बाद ये जो ऑप्शन है सेकंड वैसे सही है ये, लेकिन इसके बाद भी हम आगे और ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। HIV इज एनवेलप्ड रेट्रोवायरस अनएनवेलप्ड। देखो अब ध्यान रखना, अगर एनवेलप्ड होता तो सही सेंटेंस होता, लेकिन ये अनएनवेलप्ड है तो गलत है। ये एनवेलप्ड वायरस है, तो ये रेट्रोवायरस से ध्यान रखना है ना। कौन सा वायरस है? रेट्रो मतलब RNA वायरस है। ठीक है। और फोर्थ, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यूनो रेस्पॉन्स। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये भी इसमें अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। ये एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स है ना, उस पर अटैक करता ही करता है। इसलिए ऑप्शन 20 करेक्ट हो ना, सही है। इसके बाद आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब अब इसमें देखो अपन, पहला है द कंप्लीट compete विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। देखो जो नॉर्मल सेल, सेल दो तरह की हो गई, एक तो नॉर्मल और एक कौन सी हो गई? कैंसरस सेल्स। तो नॉर्मल सेल जो होती है उनसे कैंसरस सेल compete करती है। compete करती है मतलब किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जो न्यूट्रिएंट ये सेल ले रही है तो वो ये सेल भी इससे compete करेगी और ये ज़्यादा लेगी, क्योंकि ये अनकंट्रोल प्रोलिफरेट हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आगे, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया फॉर्मेशन। नहीं, ये कैंसर सेल होती है, ये मतलब जो इनका एरिया फिक्स नहीं होता है, बोल सकते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में। ये मतलब डिवाइड होती ही रहती है। दे डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर, ये भी सही है। ठीक है। और फोर्थ मतलब अनकंट्रोल मैनर बता ही दिया था मैंने अभी कि ये अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का। दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, है ना। तो ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये नॉर्मल सेल्स की होती है, ध्यान रखना। नॉर्मल सेल, एक सेल है डिवाइड होगी, दो सेल बनेगी, दो से चार बनेगी, चार से आठ, इस तरह से, है ना। लेकिन एक फिक्स, मान लो ये एरिया फिक्स कन्फाइंड एक एरिया है, ये जब एरिया पूरा फिल हो जाएगा इस तरह से, तो उसके बाद ये डिवाइड होना बंद हो जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट इनिबिशन हो जाएगा। मतलब सेल एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है, उसके बाद में ये सिंपल लैंग्वेज में यही है कि ये जब इनको पता लग जाएगा कि अब डिवाइड नहीं होना, है ना। लेकिन कैंसर सेल होती है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कैंसर सेल में ये कांटेक्ट इनिबिशन नहीं होता। तो क्या होगा?
ये फिर उसके ऊपर ऊपर ऐसे करते करते बहुत सारी सेल है जो डिवाइड होती रहेगी और एक ट्यूमर बना लेगी। ठीक है। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये नॉर्मल सेल की है। यहाँ पर क्या रहा, नॉट अ प्रॉपर्टी कैंसर सेल, तो कॉन्टैक्ट मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी कैंसर सेल की नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी सही। मतलब ये नॉर्मल सेल की है, बात समझ में आ गई आपको, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। और क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। आगे हम देखते हैं, इन ए सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब एड्स के से सफ़र हो रहा है, विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंड फॉर इट्स डिटेक्शन। तो अब इसमें देखो, हमने बताया था मैंने एड्स के लिए एलाइजा टेक्निक बताया था सबसे पहले, एमआरआई नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, विडाल तो टाइफाइड के लिए है, एलाइजा। एलाइजा के बाद मैंने बताया था, एलाइजा के बाद कौन सा टेस्ट करेंगे अपन? वेस्टर्न ब्लोटिंग करेंगे। और यहाँ पे भी अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो हमें पीसीआर करना होगा। ठीक है, यहाँ कंफर्म हो गया तो हम कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए यहाँ वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें अगर हमें संभावना तो रहती है कि भाई एड्स है, लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पीसीआर एक हाई लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि एचआईवी का जो इन्फेक्शन होता है वो अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, मतलब उसे टाइम लगता है डिटेक्ट होने में। अभी शुरू में इन्फेक्शन हुआ मान लो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो उसमें एलाइजा में नहीं आएगा, वेस्टर्न ब्लोटिंग में नहीं आएगा, लेकिन वो पीसीआर में आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एड्स। एड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही देखना है। अब देखो इसमें एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर, हमने पढ़ा था कि एचआईवी इन्फेक्शन खाना, किसी के साथ खाना खाने से, हाथ छूने से, है ना, इस तरह से एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है। ड्रग एडिक्टेड आर लीस्ट ससेप्टिबल टू एचआईवी इन्फेक्शन। ड्रग एडिक्टेड जो होते हैं वो सिरिंज के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो वो सिरिंज चेंज भी नहीं करते। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से अगर वो सिरिंज एक्सचेंज होती है तो इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर संभावना कम नहीं है, ज़्यादा है, तो है ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कौन? ड्रग एडिक्टेड। उसके बाद थर्ड है, एच आई एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड परसेंट परसेंट विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। देखो प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन से उनके स्वास्थ्य में सुधार तो होता है, लेकिन 100% या 100% नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्योंकि एच आई वी इन्फेक्शन है, बार बार उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया जाएगा, लेकिन प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर न्यूट्रिशन से क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वापस उनका रिकवर हो जाता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। द पॉजिटिव एच आई वी रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट दैट्स रिड्यूसिंग देयर नंबर। देखो ये रेट्रोवायरस होता है, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, के अंदर अपनी प्रोजनी बढ़ाएगा, फिर उसे खत्म कर देगा, इनके नंबर कम करेगा। नंबर कम होगा तो हेल्पर टी सेल जो होती है दो काम करती है, एक तो बी सेल को एक्टिवेट करती है और एक टी सी सेल को एक्टिवेट करती है। ये मैंने सब बताया था क्लास के में, आप अगर देखना चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है ना। बी सेल एंटीबॉडी बनाती है और टी सेल टी साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाती है, जो सी एम आई, मतलब ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इसको ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और ये ह्यूमरल रेस्पॉन्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे और इम्यून सिस्टम अपना मजबूत होगा और पैथोजन जो होते हैं उनको मारेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ें होंगी नहीं, अगर टी हेल्पर सेल नहीं होगी तो ये चीज़ भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, इससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम अपना कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एचआईवी के लिए एकदम करेक्ट है, इसीलिए इसे इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। कार्सिनोमा रेफर्स टू, तो कार्सिनोमा कैंसर का एक प्रकार है जो स्किन में होता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कोलन का नहीं होता है। कार्सिनोमा स्किन या हम बोल सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ये लाइनिंग जहाँ होती है वहाँ का होता है। ब्रेन ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज ने कनेक्टिव टिश्यूज का भी नहीं है। मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज ये भी नहीं है। मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, हाँ ये ऑप्शन सही है। जहाँ पर लाइनिंग आ रही है ना, स्किन एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पर कार्सिनोमा होता है। कनेक्टिव टिश्यूज का सार्कोमा होता है, लिम्फो टिश्यूज का लिम्फोमा होता है। ठीक है, तो ये टेबल है, ये इस पर देख लेना आप।
कार्सिनोमा किसके लिए है? स्किन के लिए, एपिथेलियम के लिए सबसे ज़्यादा यही होता है, ध्यान रखना। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यूज के लिए, माइलोमा बोन मेरो, ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी वही बोन मेरो के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोमा लिम्फोइड टिश्यूज में। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये ब्लड कैंसर होता है ना, ये ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकोसाइट्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बात करें हम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हैज ए प्रोटीन कोड एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज। सिंपल सी बात है, वायरस होता है उनमें या तो प्रोटीन होता है और या फिर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। इसलिए ये एच आई वायरस कौन सा होता है, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है ना। वायरस को डिफाइन करें तो क्या होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन भी होगा न्यूक्लिक एसिड भी होगा। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए, दोनों में से एक होगा। इन दोनों में से एक, अगर डीएनए है तो इसे बोल देंगे डीएनए वायरस, और आरएनए है तो क्या बोलेंगे, आरएनए वायरस। बात समझ में आ गई? आरएनए में कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी एचआईवी में कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, दो मोलिक्यूल होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो ये हमारे उसमें ड्रग वाले टॉपिक से क्वेश्चन है ये। एल्कलॉइड होता है कोडिन जी, कोडिन एल्कलॉइड होता है। टॉक्सिन एब्रिन, हाँ एब्रिन टॉक्सिन होता है। लेक्टिन्स कॉनकोलेविलिन, हाँ कौन कैनावेलिन जो होता है वो लेक्टिन या कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ड्रग रिसिन जी, ड्रग रिसिन, रिसिन ड्रग नहीं है, रिसिन क्या है, हम बात करें तो ये क्या है, एक टॉक्सिन है। एब्रिन और रिसिन दोनों टॉक्सिन होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आएंगे मैचिंग में, है ना। तो आपको एक तो याद रखना ही कौन सी प्लांट से कौन सी ड्रग निकलती है, कौन सा एल्कलॉइड निकलता है, कौन सा टॉक्सिन निकलता है। क्वेश्चन ऐसे ही भी आ सकता है, जैसे ये ऑप्शन ना होके इधर लिख दे, इनके जैसे किससे प्राप्त होते हैं ना प्लांट, कौन सा ओपीएम है लिख दिया आगे, या धतूरा लिख दिया, इस तरह कुछ भी लिख दिया ना, तो उनसे मैच करा सकता है, आपको मैच करवा सकते हैं, या उनके आगे करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है, रिसिन और एब्रिन। ठीक है, आगे कोका एल्कलाइड और कोकेन इज ऑपरेट फ्रॉम। कोका एल्कलाइड किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर आएगा इसका, एरिथ्रोजाइलम कोका। पेपर सोमनीफेरम से क्या निकलता है? पेपर सोमनीफेरम से ओपियम, ओपियम है ये, है ना। एट्रोपा बेलोडोना, एट्रोपिन एल्कलॉइड निकलता है। इरिथ्रोजाइलम कोका, इसका आंसर सी हो गया, इरिथ्रोजाइलम कोका। और छोटा है धतूरा, धतूरा का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा, इरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन या एल्कलाइड, कोका एल्कलाइड मिलता है। ये इसके डायग्राम है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सीधे कई बार डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है वो। अब जैसे मैंने बताया ना, अभी जैसे एक तरफ नाम दे दिया पेपेवर सोमनीफेरम, आगे लिख दिया ओपियोइड। दूसरी तरफ लिख दिया कैनाबिडिस सटाइवा, आगे लिख दिया कैनाबिनोइड्स। एक तरफ दे दिया इरिथ्रोजाइलम, आगे लिख दिया कोका एल्कलॉइड। और चौथा कोई भी ऑप्शन दे दिया और वो गलत होगा, है ना। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर इनकी मैचिंग में, जैसे इसके आगे ये डाल दिया, इसके आगे ये डाल दिया, तो मैच करते रहो फिर आप इसको इस तरह से, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए डायग्राम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाई, हेरोइन जो होता है वो किससे सिंथेसाइज होता है? तो ये हेरोइन का जो नाम है उससे बोलते हैं डाई एसिटाइल मोर्फिन। ये ध्यान रखना, मोर्फिन जो होता है, मोर्फिन जो होता है उसका एसिटाइलेशन करने से इसे बोलते हैं डाई एसिटाइल मोर्फिन या हीरोइन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एसिटाइलेशन मोर्फिन इसका पहला ऑप्शन ही वैसे सही है, लेकिन अपन तीनों ऑप्शन और देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन गलत है, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन ये भी गलत है, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन इसे डाइसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, स्मैक भी कहते हैं इसे, और मेडिसिन में यूज आती है। ये डायग्राम देख लेना, ये मॉर्फिन है, मॉर्फिन के यहाँ पर क्या हुआ, एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए दो, इसलिए इसे बोलेंगे डाइसिटाइल मॉर्फिन, या इसे बोलते हैं स्मैक। ठीक है, तो ये डायग्राम से तुम्हें याद थोड़ा रहेगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। सही स्टेटमेंट आपको पता करना है। बाइबुलेट्स व्हेन गिव टू क्रिमिनल मेक देम टेल द ट्रूथ, नहीं ये सेडेटिव, मतलब ये ड्रग होती है, ये ट्रुथ बोलने में काम नहीं आती। इसके पोलेमाइन नाम से कोई ड्रग है,
वो इसमें यूज आती है। मॉर्फिन इज ऑफन गिव टू द पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर। देखो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, सी ऐसे कैसे है ना, तो यही लाइन सही है। मॉर्फिन का वैसे हम बात करें तो मॉर्फिन होता है पेन किलर के रूप में यूज होता है और स्टेमिना में भी थोड़ा बढ़ाता है, इसलिए एथलीट वगैरह इसे यूज कर लेते हैं। चीविंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर और एंड हार्ट रेट। देखो ये हार्ट रेट और ये दोनों को बढ़ाता है, कम नहीं करता है ना, तो ये ध्यान रखना, बीपी को और हार्ट रेट को बढ़ाता है टोबैको, तो ये ऑप्शन गलत है। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इज स्टिमुलेंट रिकवरी। नहीं, सर्जरी के बाद में ये कोकेन नहीं दी जाती, मॉर्फिन वगैरह इस तरह के पेन किलर दिए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्कोपोलेमाइन वाज द ट्रूथ सीरम ड्रग, है ना, तो ये इसकी जगह बारबरेट्स की जगह ये ड्रग होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में अपन वो दूसरे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।